बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी इंग्लिश में बोलते हैं वोल्केनोस। मोकहाउस के अनुसार ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। मोकहाउस क्या कहते हैं कि वे ये ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं। भूपटल पर यानी कि पृथ्वी के धरातल पर होने वाले वे छेद हैं जिनसे भूगर्भ यानी कि अंदर से, पृथ्वी के अंदर से भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पड़ा हुआ है, पिघला पदार्थ या दूसरे अन्य पदार्थ भरे हुए हैं, वो एक छेद के माध्यम से बाहर की ओर निकलते हैं। वार्सेस्टर के अनुसार ज्वालामुखी प्राय एक गोलाकार छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल, लावा, शेलखंड आदि भूपटल पर निःसृत होते हैं। देखो, वासिष्ठ महोदय ने भी यही कहा है कि ये एक गोलाकार छिद्र है। कहाँ पे छिद्र? धरातल पे ऊपर की ओर। ठीक है। इससे होकर क्या होता है कि पृथ्वी के अत्यंत तप्त तप्त यानी गर्म, है ना। तप्त जो चीज होती है, गर्म होती है, वो भूगर्भ में से यानी कि पृथ्वी के अंदर में से, पृथ्वी के नीचे अंदर में से गैस, जल, तरल, लावा, शेलखंड आदि भूपटल पर निःसृत होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। श्रीवास्तव महोदय जो कह रहे हैं उनको भी देख लेते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनसे द्रवित शेल पृथ्वी की गहराई से भूपटल के बाहर निकलती है, ज्वालामुखी कहलाती है। क्या हुआ? वे प्रक्रिया ऐसी कोई क्रिया होती है जिनसे क्या होता है कि द्रवित शेल यानी कि जो द्रव रूप में जो शेल है, चट्टाने पाई जाती है, और पृथ्वी की गहराई से यानी कि पृथ्वी के अंतरतम से निकलकर भूपटल पर यानी कि बाहर की ओर आ जाती है, उन्हीं को ज्वालामुखी कहते हैं। देखो, सभी ने एक जैसी परिभाषा दी है। इसके बाद हम लेते हैं ज्वालामुखी से निष्कासित पदार्थ, यानी इजेक्ट मैटर, यानी निष्कासित पदार्थ। ज्वालामुखी उद्गार से 3 प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। पहला है मैग्मा तथा लावा। धरातल के नीचे समस्त पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। जब ये मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है तो उसे लावा कहते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जब ये धरातल के नीचे यानी जमीन के अंदर जब एक पिघला हुआ पदार्थ रहता है तो उस पदार्थ को हम बोल रहे हैं मैग्मा। और जब यही मैग्मा धरातल पर प्रकट हो जाता है यानी कि ऊपर आ जाता है, बाहर निकल जाता है धरातल पे, तो उसे हम बोल देते हैं लावा, फेल्सिक लावा। हरे रंग वाले खनिजों में क्वार्ट्ज तथा हल्के रंग वाले खनिजों में क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार मुख्य होते हैं। हल्के रंग यानी कि रंग हल्का हो उनका। और कौन कौन सी खनिज में कौन से खनिज हो? क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार। जहाँ पे अधिकांश मात्रा में पाए जाएंगे, इनमें सिलिका की मात्रा 74% होती है, उनको फेल्सिक लावा कहते हैं। कौन से? हल्के रंग वाले खनिज, है ना। हल्के रंग वाले खनिजों में क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार मुख्य होते हैं और इनमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 74%। तो उनको बोलते हैं हम फेल्सिक लावा। दूसरा है मेफिक लावा। इसमें गहरे रंग के खनिजों की अधिकता होती है। पहले में फेल्सिक लावा में क्या था? हल्के रंग की। और मेफिक लावा में क्या है? इसमें गहरे रंग के खनिजों की अधिकता होती है। यह लावा अधिक तरल होता है। इसमें शांता, चिपचिपाहट कम होती है। ठीक है। अधिक तरल मात्रा में होता है ये लावा, मेफिक लावा जो है। और इसमें शांता और चिपचिपाहट कम होती है। और यह धरातल पर पतली चादर के रूप में जमता है। जब धरातल पर निकलता है ये, तो कैसा? पतली चादर की। जब ज्यादा शांता रहेगी, ज्यादा तरलता रहेगी, तो वो चीज ज्यादा दूर तक फैलेगी। तो ये भी, इसके साथ भी यही है कि धरातल पर पतली चादर के रूप में जमता है। तीसरा है मध्यस्थ लावा, यानी इंटरमीडिएट लावा। इसमें फेल्सिक लावा की अपेक्षा सिलिका की मात्रा 58% होती है। कितनी है इसमें सिलिका की मात्रा? इसमें 58% है। 58% कम है। सिलिका की मात्रा कितनी है? फेल्सिक लावा की अपेक्षा सिलिका की मात्रा 58% कम है। डायोराइट तथा एंडेसाइट इसके उदाहरण है। क्या है इसके? डायोराइट तथा एंडेसाइट इसके उदाहरण है। दूसरा है हमारा गैसें एवं जलवाष्प। पहले तो क्या था? लावा निकल रहा था। अब गैसें और जलवाष्प के बारे में देख लेते हैं। गैसेज एंड वाटर वेपर।
ज्वालामुखी गैसों में 60% से 90% तक वाष्प की मात्रा पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है। कि कौन-सी चीज़ें ज्वालामुखी की गैसों में कौन-कौन कितने प्रतिशत मिल रही है? 60 से 90% तक क्या मिल रही है? वाष्प की मात्रा पाई जाती है और ये 2 प्रकार की होती है। भूमजलीय, एरियाटिक। इसका स्रोत भूमिगत जल भंडार, क्रेटर झील, सागर आदि होते हैं, जिनका जल दरारों व छिद्रों द्वारा धरातल के नीचे पहुंचता है। भौमजलीय यानी कि पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है। इसका स्रोत क्या है? भूमिगत जल, जो हमारी पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, उसका जल भंडार है। क्रेटर झील है। क्रेटर झील यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो झीलें होती हैं, उन्हें क्रेटर झील बोलते हैं। और सागर आदि होते हैं, जिनका जल दरारों व छिद्रों द्वारा धरातल के नीचे पहुंचता है। इनका जल क्या होता है? धरातल के नीचे छिद्रों द्वारा पहुंचता है। दूसरा है मैग्मा जनित, मैग्मेटिक। यह मैग्मा से उत्पन्न भाप है। क्या है ये? मैग्मा से उत्पन्न भाप है। ज्वालामुखी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण होती है। जिसमें ज्वालामुखी गैसों में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की गैसों की अपेक्षा धरातल के नीचे ज्वालामुखी गैसें अधिक क्रियाशील होती है। कहाँ पर? जो वायुमंडल की गैसों की अपेक्षा, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वहाँ की गैसों की अपेक्षा जो धरातल के अंदर जो ज्वालामुखी गैसें हैं, वो क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है। तथा इन गैसों के कारण मैग्मा ऊपर उठता है। जब वो गैसें बहुत अधिक मात्रा में क्रियाशील हो जाती है, तो इन्हीं गैसों के कारण मैग्मा ऊपर उठ जाता है। ज्वालामुखी शिफ्ट यानी कि ज्वालामुखी खंडित पदार्थ। पायरोक्लास्ट मटेरियल। ज्वालामुखी के उद्गार के समय भाप, गैसों तथा तरल पदार्थ के साथ ही चट्टानों के खंड, खनिज, राख, ग्लास आदि भी निकलते हैं। इन्हें क्षिप्त या विखंडित पदार्थ कहते हैं। देखो कौन कौन सी चीजें सामने आ रही है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय भाप, है ना, गैसें, तरल पदार्थ के साथ ही चट्टानों के खंड, यानी कि चट्टानों के टुकड़े जो पिघल जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उनमें उनके साथ खनिज, राख, ग्लास आदि भी निकलते हैं, जिन्हें क्षिप्त या विखंडित पदार्थ कहते हैं। ज्वालामुखी धूल या राख, वोल्केनिक डस्ट और ऐश, इसमें अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। जब धूल या राख है, तो जैसी राख होती है हमने देखी है, वैसे राख के समान यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। दूसरा है लेपिली, मटर या सुपारी के आकार के दाने होते हैं। लेपिली कैसे होते हैं? मटर या सुपारी के आकार के दाने होते हैं, जिन्हें हम लेपिली कहते हैं। तीसरा है स्कोरिया, चने के दाने के आकार के कण होते हैं। कैसे होता है इसमें चने के दाने के आकार के कण होते हैं, उनको बोलते हैं हम स्कोरिया। संकोणाश्म या ब्रेसिया, ये स्कोरिया का संगठित रूप है। स्कोरिया चने के दाने के आकार के हो रहे हैं और उनका जो संगठित रूप है, उनको बोलते हैं संकोणाश्म या ब्रेसिया। उसके बाद है टफ, राख के संगठन से टुकड़े बने होते हैं। टफ किसे बोलते हैं? कि राख जो हमने पढ़ी है अभी आगे, राख के संगठन से टुकड़े बने होते हैं, उन्हें टफ बोलते हैं। ठीक है। छठी स्थिति है इसमें ज्वालामुखी बम की, वोल्केनिक बम। कई मीटर व्यास के शिलाखंड होते हैं, उनको वोल्केनिक बम बोलते हैं। इसके बाद है जमक, प्यूमिस, ब्रेसिया के साथ गैस के बुलबुलों से निर्मित छिद्रमय पत्थर के टुकड़े होते हैं, झमक बोलते हैं इनको। क्या होता है जब ब्रेसिया के साथ गैस के बुलबुलों से निर्मित छिद्रमय, इनमें कुछ छेद रह जाते हैं, जिसे हम ये झाग लेते हैं, तो झाग लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं बुलबुला जैसा होता है, उसमें कुछ छेद कर सकते थे, बुलबुला फूट जाता है। इस प्रकार गैस के बुलबुलों से निर्मित छिद्रमय पत्थर के टुकड़े होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, उद्गार की तीव्रता के आधार पर। उद्गार की तीव्रता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, दरारी उद्भेदन और केंद्रीय उद्भेदन। दरारी उद्भेदन में फिशर इरप्शन, इस प्रकार का उद्गार शांत रूप में लंबी दरारों से होता है। दरारी उद्भेदन में क्या है?
इस प्रकार का उद्गार शांत रूप में लंबी दरारों से होता है। शांत रूप से यानी शांति से होता रहता है, आराम धीरे-धीरे प्रक्रिया चलती रहती है और शांत रूप में लंबी दरारों के माध्यम से होता है। बहुत लंबे प्रोसेस में लंबी दरारों के माध्यम से होता है। केंद्रीय उद्भेदन, सेंट्रल इरप्शन, यह उद्गार एक बिंदु से होता है। कहाँ से होता है? एक बिंदु से शुरू होता है और इसमें गैसों की तीव्रता के कारण ज्वालामुखी पदार्थ आकाश में ऊँचा उड़ता है। जिस ये जो उद्गार है एक बिंदु के माध्यम से होता है, इसमें गैसों की तीव्रता के कारण, ठीक है? गैसों की जो मात्रा तीव्रता रहती है, गति उनकी बहुत तेज रहती है, उसकी गैसों की तीव्रता के कारण ज्वालामुखी पदार्थ आकाश में ऊंचा उठता है, तो बहुत ऊंचाई तक उठता है, तेजी से बाहर निकलती है, तो वो गैसें, तो उसमें ज्वालामुखी पदार्थ जो होते हैं वो आकाश में ऊंचाई तक उठते हैं। स्ट्रोम्बोलियन तुल्य, इसमें लावा के साथ ज्वालामुखी झूल, झमक, स्कोरिया बम आदि पदार्थ भी धूल, झमक, स्कोरिया बम आदि पदार्थ भी निकलते हैं। द्रवित शेल वेग से वायुमंडल में फेंकी जाती है, जो पुनः ज्वालामुखी या उसके ढालों पर गिरती है। ध्यान से देखो, स्ट्रोम्बोलियन तुल्य, इसका चित्र भी बना हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, लावा के साथ ज्वालामुखी धूल, ज्वालामुखी की जो धूल है, झामक है, स्कोरिया है, बम है, इन शब्दों से हम आपको पहले परिचय करा चुके हैं अभी इसी चैप्टर में, कि धूल कैसी होती है, झामक किसे बोलते हैं, स्कोरिया और बम क्या होता है ना? वो पदार्थ निकलते हैं इसमें। द्रवित शैलें वेग से वायुमंडल में फेंकी जाती है। द्रवित शैलें वेग से वायुमंडल में फेंकी जाती है। कहाँ फेंकी जाती है? वायुमंडल में फेंकी जाती है, जो पुनः ज्वालामुखी या उसके ढालों पर गिरती है। कहाँ गिरती है? ज्वालामुखी और उसके ढालों पर गिरती है। जैसा कि चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसमें जो पदार्थ है बहुत ऊंचाई तक निकल रहा है। इसमें धूल, झामक, स्कोरिया और बम आदि पदार्थ निकलते हैं और द्रवित शैलें जो वायुमंडल में सीधी फेंकी जा रही है, और फिर क्या होता है, वही जो ऊपर तक बहुत ऊंचाई तक निकलती है, फिर आके गिर के उसके ढालों पर गिर जाती है। वल्केनियन तुल्य, हम चित्र के माध्यम से भी देखते हुए चलते हैं। वल्केनियन टाइप, इसमें गाढ़ा, चिपचिपा तथा लसदार लावा निकलता है ना? पहले तो क्या निकल रहा था, दूध के कण निकल रहे थे, लेकिन वल्केनियन में क्या होता है, गाढ़ा और चिपचिपा और लसदार लावा निकलता है। प्रत्येक उद्गार के पश्चात ज्वालामुख बंद हो जाता है ना? जैसे एक बार उद्गार हुआ, फिर ज्वालामुखी का मुंह बंद हो गया, जिसे दोबारा तोड़ने के लिए भीषण उद्गार होता है। जब फिर से वही नीचे प्रोसेस होता है जमीन के अंदर और बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, तो भीषण यानी बहुत तेज गति से एकदम से उद्गार होता है। गैस व धूल की विशाल राशि के कारण गोभी के फूल की भांति मेघ आकाश में छा जाते हैं। जो वो इतनी तेज गति से होता है कि ऐसा लगता है जैसे गोभी का फूल बना हुआ हो, इस तरह की आकृति बन जाती है और जो आकाश में ये छा जाते हैं। तीसरा है विसुवियस तुल्य, इसका भी चित्र देखते हैं हम। इसमें गैस एवं विखंडित पदार्थ अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इसमें जो गैस और विखंडित पदार्थ की जो मात्रा होती है बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और इसमें गैस एवं वाष्प का विशाल मेघ आकाश में छा जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बादल आकाश में छा गया हो। उसके बाद है पीलियन तुल्य, पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित मार्टिनिक द्वीप पर स्थित पीली पर्वत का अत्यंत भयंकर विस्फोट सहित गैसों, शिलाखंड एवं लावा के उद्गार होते हैं। ये देखो पीलियन तुल्य, जिसमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि एकदम से पाइप नुमा जैसे बहुत लंबा जा रहा है और ऊपर जाके पूरा फैल जा रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है कि पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित मार्टिनिक द्वीप पर। कहाँ पर? मार्टिनिक द्वीप पर स्थित पीली पर्वत का अत्यंत भयंकर विस्फोट है। ये पीली पर्वत पे, इसलिए इसका नाम पीलियन तुल्य है ना? पीली पर्वत का अत्यंत भयंकर विस्फोट सहित गैसों, शिलाखंड, लावा के उद्गार होते हैं, इसलिए इन्हें पीलियन तुल्य भी कहते हैं। हवायन तुल्य, चित्र के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देखते जाते हैं। ये है हवायन तुल्य। इस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्गार शांत ढंग से होता है, ठीक है? इसमें उद्गार होता तो रहता है, लेकिन वो शांत ढंग से होता रहता है। इसमें लावा पतला एवं गैसें कम होती है ना? लावा पतला होता है और गैसें की मात्रा कम होती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में छोटे शिलाखंडों के ढेर शंकु के निकट पाए जाते हैं। शंकु के नीचे शिलाखंडों के ज्वालामुखी में छोटे शिलाखंड
शिलाखंडों के ढेर पाए जाते हैं, क्योंकि जो शांत ढंग से जो लावा और गैसें, पतला लावा और गैसें निकलती रहती है, वो वहीं पर इस आसपास जमा होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, छोटे शिलाखंडों के ढेर शंकु के निकट पाए जाते हैं, तो वो शिलाखंड के रूप में बन जाते हैं और शंकु के आसपास हमें मिल जाते हैं। आइसलैंड तुल्य, इसमें क्या होता है कि ये शांत दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है। किस प्रकार का है ये शांत ज्वालामुखी है भी? इसमें मैग्मा का प्रवाह मंद तथा क्षैतिज रूप में होता है। क्षैतिज रूप में यानी कि एक सीधे उसके पट्टी के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, शांत शांत और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है, जिनमें मैग्मा का प्रवाह, मैग्मा जो निकलता है धरती से अंदर अंदर से बाहर की ओर जो निकलता है मैग्मा, उसका प्रवाह मंद गति से धीरे 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 अपने आसपास के जगहों पर होने लगता है और क्षैतिज रूप से होता है ना? आप जैसा चित्र में देख सकते हैं हम कि क्षैतिज रूप में मैग्मा जमा हो रहा है। उद्गार की सक्रियता के आधार पर, समय अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उद्गार की सक्रियता, एक समय अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। कौन-सा है पहला? जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें सदैव लावा, गैस, विखंडित पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जागृत है यानी कि हमेशा जगा हुआ रहेगा। सक्रिय यानी एक्टिव, हमेशा कुछ न कुछ वर्क होता रहेगा। ठीक है? तो इनमें क्या होता है, लावा, गैस और विखंडित पदार्थ हैं जो बाहर निकलते रहते हैं। धीरे-धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इसको बोलते रहते हैं जागृत। सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात लंबी अवधि तक शांत रहते हैं। ये क्या होते हैं, प्रसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात एक बार ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, ऊपर तक उद्गार हो गया, उसके बाद क्या होता है, लंबी अवधि तक शांत रहते हैं और तथा अचानक सक्रिय हो जाते हैं, है ना? बहुत टाइम तक बिल्कुल चुप रहेंगे, कुछ कोई गतिविधि नहीं होगी, कुछ नहीं होएगा, एकदम शांत हो जाएंगे, फिर एकदम से उनमें क्या होगा, सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे वापस से, इसलिए इसको बोलते हैं प्रसुप्त। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद सदा के लिए शांत हो जाते हैं। शांत या मृत ज्वालामुखी है, वो क्या होता है, एक बार उद्गार हुआ, उसमें जो पदार्थ निकलना था, लावा, मैग्मा, जिस तरह का जो पदार्थ निकलना था वो निकल गया और उसके बाद सदा के लिए शांत हो जाते हैं कि दोबारा कभी भी उनके उद्गार होने की प्रक्रिया नहीं होगी, तो शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाएंगे। ज्वालामुखी का वितरण एवं उनकी पेटियों में निम्न पेटियों में मिलता है। जैसे नंबर 1 है परिप्रशांत पेटी। संसार के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों तटों के सहारे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? प्रशांत नाम से पता चल रहा है कि प्रशांत के चारों ओर, है ना? तो संसार के लगभग 2/3, कितने? 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों तटों के सहारे मिलते हैं, है ना? दोनों तट है, आप कभी संसार का नक्शा ध्यान से देखा हो तो उसमें देखना प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा एरिया है, दोनों तटों की ओर ये होता है और बीच में अन्य महासागर भी हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रशांत महासागर की, इसलिए संसार का नक्शा उठा के उसमें देखना कि प्रशांत महासागर का एरिया कितना है और उसके दोनों तटों के सहारे ये मिलते हैं। ठीक है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इस पेटी का आरंभ मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक के अपसरण मंडल से होता है। क्या होता है कि इस पेटी का आरंभ मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक के, मध्य अटलांटिक पेटी है, ठीक है? इसमें क्या होता है, मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक के अपसरण मंडल से होता है। कहाँ से हो रहा है? उसके अपसरण मंडल से हो रहा है और आइसलैंड से यह पेटी स्कॉटलैंड होते हुए कनारी द्वीप पहुंचती है। कौन कौन सा एरिया है इसमें? आइसलैंड से ये पेटी स्कॉटलैंड होते हुए कनारी द्वीप तक पहुंचती है। तीसरी जो वितरण की स्थिति है वो है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गया है हमारा, तो इसका मध्य महाद्वीपीय पेटी का आरंभ मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक से अपसरण मंडल से होता है और आइसलैंड से यह पेटी स्कॉटलैंड होते हुए कनारी द्वीप पहुंचती है। अब है मध्य अटलांटिक पेटी। इस पेटी में महासागरीय कटक के सहारे ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ पे है? महासागरीय कटक के सहारे ज्वालामुखी स्थित है। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी शंकु, वोल्केनिक कॉन्स। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार होने पर निष्कासित पदार्थ ज्वालामुखी के चारों ओर जमा होकर शंकु का रूप धारण कर लेता है।
क्या होता है ज्वालामुखी शंकु में कि ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार होने पर, जब केंद्रीय उद्गार होता है ज्वालामुखी से, तो उससे जो निष्कासित पदार्थ है यानी कि जो बाहर निकल रहा है ज्वालामुखी के चारों ओर जमा होकर एक शंकु, शंकु जिसे हम बचपन से पढ़े हैं, मैथ्स मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, शंकु की आकृति के सवाल सोल्व करते थे। तो इस तरह से या टोपी नुमा ऊपर जिसमें चोंच से लिख दी जाती है, इस तरह की टोपी नुमा ले सकते हैं। तो वहाँ पर शंकु का रूप धारण कर लेता है। ज्वालामुखी के चारों ओर निष्कासित पदार्थ शंकु का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। क्रेटर है, ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। जब जहाँ पे ज्वालामुखी छिद्र होता है जिसमें से पदार्थ निष्कासित होता है, उस छिद्र के ऊपर एक गर्त बन जाता है। गर्त यानी कि एक गड्ढा बन जाता है बहुत बड़ा सा, उसको बोलते हैं हम क्रेटर, क्योंकि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है इसलिए उसे क्रेटर बोलेंगे। तीसरा है काल्डेरा। स्पेनिश भाषा में काल्डेरा का अर्थ कड़ा होता है। जैसा चित्र में बना हुआ है कि एक बहुत बड़ा कड़ा है और इसी को हम ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है इसलिए हम इसको बोलेंगे काल्डेरा। मेसा, मेसा का अर्थ सपाट मेज मेज होता है। ऐसा लगता है कि कोई मेज है और जिस पर कोई बैठा हुआ है, इस तरह की सपाट आकृति जहाँ बन जाती है वो उसी को बोलते हैं मेसा। और ये भूमि से थोड़ी ऊंची होती है, काफी ऊंची होती है। ठीक है, जो निकटवर्ती भूमि से उसके निकटवर्ती जो भी भूमि होती है उससे थोड़ी ऊंची एक सपाट मेज की आकृति बन जाती है, उसको बोलते हैं मेसा। गीजर, गीजर का अर्थ है फुहार छोड़ने वाला या तेजी से उछलता हुआ। होम्स के अनुसार गीजर गर्म पानी के स्रोत हैं जिनसे कुछ समय के अंतराल पर उष्ण जल एवं वाष्प तीव्रता से निकलती रहती है, जिसकी उछाल कुछ उदाहरणों में सैकड़ों फीट तक होती है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि नीचे क्या है, तप्त छेल है, तप्त गैस है, जल भंडार है और गैसर नली है, यानी कि एक नली के माध्यम से ही क्या हो रहा है, गीजर गर्म गर्म पानी के स्रोत हैं जो उष्ण जल और वाष्प तीव्रता से ऊपर की ओर निकल रहा है। देखो गैसर नली के माध्यम से ऊपर आ रहा है और जिसकी उछाल कुछ उदाहरणों में सैकड़ों फीट तक होती है। इतनी उछाल होती है इनकी कि सैकड़ों फीट तक भी हो सकती है। धुआंरे, लैटिन भाषा में फ्यूम रोल का शाब्दिक अर्थ गैस तथा वाष्प निष्कासित करने वाला छिद्र है। फ्यूम रोल का क्या अर्थ होता है कि गैस तथा वाष्प निष्कासित करने वाला छिद्र। ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात जब उसमें से लावा, राख, शिलाखंड आदि पदार्थ निकलने बंद हो जाते हैं, तो वाष्प, गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गंधक आदि पदार्थ उच्च तापमान पर तीव्र धार के रूप में बाहर निकलते हैं। ये धुएं के बादल जैसे लगते हैं। एक धुआंरे एक बार फिर देख लो, चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट हो जाएगा कि लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, फ्यूम रोल का शाब्दिक अर्थ है गैस तथा वाष्प निष्कासित करने वाला छिद्र। जैसे यहाँ चित्र में भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक छेद है जो गैस और वाष्प को निष्कासित कर रहा है। ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात जब ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है, उसके बाद जब उसमें से लावा, राख, शिलाखंड आदि पदार्थ निकलने बंद हो जाते हैं। हमें पता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा, राख और शिलाखंड निकलते हैं। जब वो बोल रहा है कि जब ये प्रक्रिया बंद हो जाती है ना? जब आदि ये सब पदार्थ निकलना जब बंद हो जाएंगे, तो वाष्प, गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गंधक आदि पदार्थ उच्च तापमान पर तीव्र धार के रूप में बाहर निकलते हैं। तो जब राख, लावा, शिलाखंड निकलने बंद हो जाएंगे तो क्या चीजें निकलेंगी फिर? वाष्प निकलेगी, गैस निकलेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और गंधक आदि पदार्थ उच्च तापमान पर तीव्र धार के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना? ये धुएं के बादल जैसे लगते हैं। जैसा चित्र में गंधकीय धुआंरे का चित्र बना हुआ है, आप ध्यान से देखकर इसे समझ सकते हैं। सोल्फ तारा, इन धुआंरों से केवल गंधक निकलती है। ठीक है, इटली में फ्लेग्राइयन क्षेत्र में सोल्फतारा नामक गंधकीय धुआरा है। जिस धुआरे से गंधक निकलती है उसको सोल्फतारा कह रहे हैं। ठीक है ना? कि इन धुआरों से क्या निकलती है? केवल गंधक निकलती है। इटली में फ्लेग्राइयन क्षेत्र में सोल्फतारा नामक गंधकीय धुआरा स्थित है। उष्ण जल स्रोत, ये गर्म चश्मे या तापीय झरने हैं जिनका तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। यानी कि गर्म जल के स्रोत हैं ये, इसलिए इनका तापमान भी अधिक पाया जा रहा है। पंखवा, मड फ्लो, जब भूगर्भिक गैसें उच्च दाब के कारण जलयुक्त परतों को भेदकर भूपटल पर आती है, तो वे कीचड़ के रूप में धरातल पर प्रवाहित होती है। भूपटल पे क्या होता है, जब भूगर्भिक गैसें उच्च दाब के कारण प्रेशर बहुत तेज हो जाता है, तो जलयुक्त परतों को भेदकर भूपटल पर आने शुरू हो जाती है। कौन? भूगर्भिक गैसें। तो वे कीचड़ के रूप में धरातल पर प्रवाहित हो जाती है। कहाँ पे प्रवाहित हो रही है? कीचड़ के रूप में
धरातल पर प्रवाहित हो जाती है और ऐसे पंख ज्वालामुखी अलास्का में कॉपर नदी बेसिन, म्यांमार में मिन्बू, सिसिली में पेटर्नो क्षेत्र आदि में पाए जाते हैं। तो पंख वहां दोबारा देखते थे मड फ्लो किस प्रकार काम करता है कि जब भूगर्भिक गैसें उच्च दाब के कारण जल युक्त परतों को भेद कर भूपटल पर आती है। कौन सी गैसें आ रही है? भूगर्भिक यानी कि पृथ्वी के अंदर की गैसें। जब अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जल दाब के कारण जलयुक्त परतों को भेद कर भूपटल पर आ जाती है। ये किससे आ जाती है? अत्यधिक दाब के कारण भूपटल पर आ जाती है। तो वह कीचड़ के रूप में धरातल पर प्रवाहित होती है। तो क्या होता है कि कीचड़ बन जाता है धरातल पे। ऐसे पंख ज्वालामुखी अलास्का में इस तरह के जो पंख होते हैं ज्वालामुखी अलास्का में कहाँ पे मिलते हैं? कॉपर नदी बेसिन में, म्यांमार में मिन्बू और सिसिली में पेटर्नो क्षेत्र में ये इस तरह के देखने को मिलता है। ज्वालामुखी के प्रभाव इफेक्ट ऑफ वोल्केनिसिटी। नवीन आकृतियों का निर्माण। ज्वालामुखी क्रिया से भूपटल पर अनेक आकृतियां निर्मित होती है जिसे पठार, मैदान, झीलें। क्या होता है? कौन कौन सी चीजें निर्मित हो रही है? पठार, मैदान, झीलें। ठीक है। उर्वर लावा की मिट्टी की उत्पत्ति। लावा निर्मित शैलों के विखंडन से अत्यंत उर्वर मिट्टी उत्पन्न होती है। जब लावा बाहर निकलता है तो उसकी शैलों यानी कि उसके चट्टानें होती है, उसके विखंडन से यानी कि उनके टूटने से, बारीक बारीक टूट जाने से अत्यंत उर्वर मिट्टी का निर्माण हो जाता है जो कपास, गेहूं, गन्ने की खेती के लिए उपयोगी होती है। खनिजों की प्राप्ति। अनेक ज्वालामुखी क्षेत्रों में बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं और ज्वालामुखी उद्गार से भूगर्भ में गहराई पर स्थित खनिज धरातल पर आ जाते हैं। क्या होता है कि अनेक ज्वालामुखी क्षेत्रों में कहते हैं बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। कहाँ से हो रहे हैं? सब धरती के अंदर से जो चीजें बाहर निकल कर बाहर आ रही है उनसे प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो उनसे हमें बहुमूल्य खनिज मिलते हैं और ज्वालामुखी के उद्गार से भूगर्भ में गहराई पर स्थित खनिज धरातल पर आ जाते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो सारे खनिज जो पृथ्वी के अंदर मौजूद है ये धरातल पर आ जाते हैं। इन शैलों से सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, गंधक, लोहा आदि पदार्थ प्राप्त होता है। कौन कौन सी चीजें प्राप्त हो रही है शैलों से? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, गंधक, लोहा आदि पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। चौथा है उष्ण जल स्रोत। उष्ण जल स्रोत यानी कि गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं उनको कहते हैं उष्ण जल स्रोत। चर्म रोग, गठिया आदि अनेक रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। कि ये उष्ण जल स्रोत जो बनते हैं इससे, वो कहते हैं चर्म रोगों के लिए, किसी की स्किन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए, और गठिया के लिए, गठिया आदि अनेक रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। न्यूजीलैंड के भावरी लोग तो इसमें खाना तक पकाते हैं। क्या करते हैं वो? इसमें खाना तक पका लेते हैं। मनोरम दृश्य। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित विषम धरातल पर प्राय चारागाह, वन आदि उग जाते हैं। क्या होता है मनोरम? किस तरह के मनोरम दृश्य? यानी कि पिकनिक स्पॉट, घूमने फिरने की जगह या कुछ अच्छा दृश्य सा बन जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित विषम धरातल पर प्राय चारागाह, वन आदि उगाते हैं और ज्वालामुखी शंकु, झीलें, जल स्रोत आदि सुरम्य दृश्य उपस्थित करते हैं। छठा पॉइंट है धार्मिक महत्व। ज्वालामुखी को देवी तथा प्राकृतिक प्रकोप मानकर मनुष्य अनादिकाल से इनकी पूजा करता आया है। कितनी बार क्या होता है ज्वालामुखी को देवी प्रकोप भी माना जाता है तो दूसरे देवी या प्राकृतिक प्रकोप मान के उसकी पूजा भी करता है। मनुष्य इनकी पूजा करता है और उनको मान्यता देता है। जापान का जैसे फ्यूजियामा पर्वत है ना, और भारत में ज्वाला जी का मंदिर पवित्र धार्मिक स्थल माने जाते हैं। ज्वाला देवी का जो मंदिर है भारत में, वो इसके द्वारा ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ है। ठीक है। और जापान का फ्यूजियामा पर्वत है वो भी ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ है और इनको धार्मिक स्थल मान के यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। विनाशकारी प्रभाव। अतीत काल में अनेक नगर ज्वालामुखी क्रिया के प्रकोप से नष्ट हो गए। दहकते हुए लावा, बरसते हुए ज्वालामुखी बम, विषैली गैसों से दूषित होते हुए वातावरण के कारण अनेक प्राचीन नगर समाधिग्रस्त हो गए। कितना नुकसान हुआ है इससे कि अतीत काल में अनेक नगर, कितने ही नगर थे जो ज्वालामुखी के प्रभाव के कारण एकदम से नष्ट प्राय हो गए हैं
और दहकते हुए लावा, कौन-कौन सी चीज़ें? दहकते हुए लावा, बरसते हुए ज्वालामुखी बम, विषैली गैसों से दूषित होते हुए वातावरण के कारण अनेक प्राचीन नगर समाधिग्रस्त हो गए। कौन-सी? ज्वालामुखी बम, विषैली गैस, जिससे क्या हुआ कि वातावरण दूषित हो गया और अनेक नगर समाधिग्रस्त हो गए, यानी कि हमेशा के लिए समाप्त हो गए। तो इतना नुकसान भी इससे होता है। यदि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो कई नुकसान भी इसके देखने को मिलते हैं। तो हम मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।